राज किशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बभनौली गढ़वार बलिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में बताने का प्रयास करता हूं। तो आज जो है शिक्षा मनोविज्ञान में विभिन्न पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे और जो चीजें मैं आज बताऊंगा इसके अंत में इन्हीं चीजों पर कुछ प्रश्न और उत्तर हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से एक सही है और उसका चयन करना होगा, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के क्लास में इन्हीं चीजों को हम करने वाले हैं। तो आते हैं सीधा सीधा, आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है कल्पना और शिक्षा। तो कल्पना, इमेजिनेशन, कल्पना को कहते हैं इमेजिनेशन और शिक्षा एजुकेशन है। तो सबसे पहला चीज कि हम ये जानने का प्रयास करेंगे कल्पना, उसके बाद शिक्षा को जानेंगे। कल्पना क्या है? कल्पना हमारे मन में बहुत सारी आती है कि ये कर दें, वो कर दें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे होगा उसको करना पड़ेगा। लेकिन कल्पना जो है बहुत सारी हमारे दिमाग में अपने आप आती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल्पना के माध्यम से अध्यापक अपने शिक्षण कार्य की पूरी पृष्ठभूमि की संरचना करता है। तो ये कल्पना है क्या? तो मैकडूगल ने बताया कि कल्पना जो है दूरस्थ वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन है। वुडवर्थ ने क्या बताया कि कल्पना जो है दूरस्थ वस्तुओं का चिंतन है, यानी जो वस्तु हमारे पास नहीं है, दूर है, और उसकी परिकल्पना, उपकल्पना हमारे मस्तिष्क में आती है, तो उसे हम कल्पना कहते हैं। अब जो है वुडवर्थ ने बताया कि कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। जब व्यक्ति की भूतकालीन यथार्थ तत्वों का स्मरण करता है एवं फिर इन तथ्यों को नवीन प्रतिस्पादन में पुनः व्यवस्थित करता है तो वह कल्पना प्रदर्शित करता है। उसी तरह से अगला है कल्पना का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजिनेशन। ध्यान रखिएगा, कल्पना को अंग्रेजी में इमेजिनेशन कहते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न में ये आने वाले हैं। तो कल्पना का वर्गीकरण डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी के ग्रंथ शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार, जैसे मैकडूगल का वर्गीकरण है, कल्पना है, कल्पना में के बाद ये पुनरुत्पादक और उत्पादक, फिर यह कल्पना जो है रचनात्मक होती है, सृजनात्मक होती है। तो मुख्य रूप से यह कल्पना जो है हमारा, एक तो है पुनरुत्पादक कल्पना, तो इस कल्पना को स्मृति कल्पना भी कहा जाता है और इसमें प्राचीन अनुभवों और प्रतिभाओं का उपस्थित किया जाता है। दूसरा है उत्पादक कल्पना, तो इसमें जो है पूर्व एवं प्राचीन अनुभवों को आधार मानकर उनमें नवीनता पूर्वक जो कार्य किया जाता है उसे उत्पादक कल्पना कहते हैं। और इसी उत्पादक कल्पना के 2 रूप है, एक है रचनात्मक कल्पना और दूसरा है सृजनात्मक कल्पना। तो रचनात्मक कल्पना में रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया जाता है
और इसमें भौतिक वातावरण को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे भवन है, सेतु पुल है, उसका निर्माण करना। दूसरा जो है वो है सृजनात्मक कल्पना। इसका संबंध मानसिक या बौद्धिकता से होता है और यह साहित्यिकता से संबंधित है, जैसे कविता, नाटक इत्यादि की संरचना करना। उसी तरह से यह ड्रेवर का वर्गीकरण है और ड्रेवर के वर्गीकरण के बाद उसमें ये बताया ये भी है कि कल्पना जो है दिवा स्वप्न है। कल्पना दिवा स्वप्न, स्वप्न समझते हैं, व्यक्ति सोया हुआ है और सोते समय किसी बात को सोचता नहीं है और उसके दिमाग में सारी बातें आ जाती हैं और सुबह जगता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो कहता है कि लगता है कि आज मैं स्वप्न में पड़ गया था। तो कल्पना भी उसी तरह से दिवा स्वप्न है। कल्पना लोक में उड़ता हुआ आदमी यह कहाँ खो जाता है और क्या कर जाता है कुछ समझ नहीं पाता है। कल्पना के माध्यम से कठिन कार्य भी सरल कर जाता है। कई बार तो कल्पना के जाल में ऐसा फंस जाता है, मन मस्तिष्क विचार में ज्वार भाटा सा आ जाता है, फिर भी कल्पना मात्र कल्पना है यह मान करके वह क्या होता है, स्थिर हो जाता है। तो ये आपकी कल्पना है कि कल्पना में जैसे आपको एक छोटी सी घटना मैं बता दे रहा हूं। एक गरीब फकीर था और उसने कल्पना किया रात को सोते समय कि कल्पना में उसको ये आया कि मैं जो है कल जाऊंगा और जाने के बाद से गांव में से भिक्षा मांगूंगा, भिक्षा मांग करके आटा चावल इकट्ठा करूंगा, गठरी में बांध कर रखूंगा, उसको बेचूंगा और बेचने के बाद एक बकरी खरीदूंगा। बकरी 4 बच्चे देगी, उसके बच्चे को मैं बेचूंगा, बकरी को बेचूंगा, पालूंगा, फिर मैं भैंस खरीदूंगा। भैंस बच्चा देगी, उसको भी मैं बिक्री करूंगा, उससे पैसा बढ़ाऊंगा और उसी तरह से पैसा बढ़ाते बढ़ाते मैं हाथी खरीद लूंगा और हाथी खरीद लूंगा तो मेरे यहां कोई राजा आएगा और राजा आने के बाद से अपनी बेटी से मेरी शादी कर देगा। एक देखिए कल्पना, शादी कर देगा और शादी होगा तो हमारा बच्चा होगा और बच्चे को हम पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे और वह स्कूल नहीं जाएगा तो उसको लात से मारूंगा और लात से मारूंगा। उसी स्वप्न में ही लात को चला दिया और ऊपर जो उसकी गठरी रखी हुई थी वो फूट करके पूरा आटा चावल जमीन पर छिट गया। फिर नींद खुलता है तो वो कहता है कि क्या थे, तो कल्पना में है। कल्पना कहां कहां ले जाती है कोई ठीक नहीं है। तो कल्पना एवं शिक्षा, इमेजिनेशन एंड एजुकेशन, तो कल्पना जो है ज्ञानार्जन के लिए उपयोगी है। कल्पना के माध्यम से अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान को विकसित किया जा सकता है। अन्वेषण, शोध, आविष्कारों में कल्पना का महत्व है। कल्पना बालक के मस्तिष्क का विकास करती है। कल्पना के माध्यम से कलात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। कल्पना अध्यापन प्रक्रिया में अध्यापक का सहयोग देती है। कल्पना के माध्यम से अभीष्ट इष्ट की प्राप्ति हो सकती है। कल्पना के माध्यम से बालक में आत्मसंतुष्टि होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कल्पना का अपना योगदान है और कल्पना के माध्यम से अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया को समुचित रूप से व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है तथा यह विषय का यथार्थ ज्ञान करा सकने में समर्थ होता है। यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में कल्पना का अपना अस्तित्व है। अगला टॉपिक है हमारा सामान्य प्रवृत्तियां।
यानी जनरल टेंडेंसी। तो सामान्य प्रवृत्तियां क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति में, कुछ सब व्यक्तियों में अलग अलग प्रवृत्ति हैं और हर व्यक्ति में वह प्रवृत्ति, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब में प्रवृत्ति होती है और उन्हीं प्रवृत्तियों को अध्ययन करके शिक्षण कार्य किया जाता है। तो उसमें से जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं जो कि लगभग सब में पाई जाए, तो वैसी सामान्य प्रवृत्तियों में आता है सहानुभूति, संकेत, अनुकरण एवं क्रीड़ा में मानव की सामान्य प्रवृत्तियां माना गया है। भाई कोई भी व्यक्ति है इशारा यानी संकेत करेगा, कोई व्यक्ति है खेलना पसंद करेगा, ये लगभग सामान्य रूप से सभी लोगों में होता है। सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया, सहयोग की भावना, ये लगभग सब में होता है। तो ये सामान्य प्रवृत्तियां हैं। वास्तव में ये मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्तियां हैं और इन प्रवृत्तियों को जन्मजात ही माना जाता है और ये प्रवृत्तियां सभी लोगों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। श्री आदित्य नारायण तिवारी ने बताया कि शिक्षा जगत में मूल प्रवृत्तियों का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। बालकों के व्यवहार में ये प्रवृत्तियां अभिप्रेरक का काम करती हैं और इनके माध्यम से उन्हें वांछित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अब जो है सामान्य प्रवृत्तियों के प्रकार, तो सामान्य प्रवृत्तियों के प्रकार में 5 हैं। 5 प्रकार की हमारी प्रवृत्तियां होती हैं। एक होती है सहानुभूति, जैसे मैंने पहले बताया, दूसरा संकेत या सुझाव, तीसरा अनुकरण, चौथा क्रीड़ा, पांचवा आदत। अब जो है इन्हीं प्रवृत्तियों को हम जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे सहानुभूति क्या है, संकेत क्या है, अनुकरण क्या है, क्रीड़ा क्या है, आदत क्या है, तो इन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सहानुभूति। तो सहानुभूति का अगर संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद करेंगे तो सह धन अनुभूति बराबर सहानुभूति, यानी इसको दो भागों में बांटेंगे तो एक होगा सह और दूसरा होगा अनुभूति। तो मानव जीवन में सहानुभूति, संकेत, अनुकरण, क्रीड़ा एवं आदत का विशेष महत्व है। तो इनको अध्ययन करने के लिए यह जो सहानुभूति है, सबसे पहले इसको जानेंगे, सिंपैथी। तो सहानुभूति एक विशेष प्रकार का यह संवेग है। किसी के विषम अवस्था देखकर हमारे मन में जो दयापूर्ण भाव उठते हैं उसे क्या कहते हैं? सहानुभूति कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, बीमार है, मान लो कि उसके पास पैसा नहीं है, वो बहुत गरीब है, तो कोई व्यक्ति उसको मदद करता है। क्यों? उसकी विषम परिस्थिति को देख करके उसके मन में जो भावना उठती है और जो वो मदद करता है उसे ही क्या कहते हैं? सहानुभूति कहते हैं। जैसे क्लास में पढ़ रहे हो, यहाँ क्लास से बाहर निकले और निकलने के बाद कोई बालक जो है गिर गया, तो कोई दूसरा बालक उसको क्या करता है? उठाता है। यानी विषम परिस्थिति की वजह से वो गिर गया और उसको उठा देना, यही सहानुभूति है। तो व्यक्ति के उसके संवेग को देखकर हमारे मन में भी वही संवेग उठता है। दुख में दुख और सुख में सुख का संवेग उठता है। अब जो है यह सहानुभूति, तो सहानुभूति के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला से है सक्रिय सहानुभूति, यानी निष्क्रिय सहानुभूति मानवों में होती है। वह किसी के भाव या संवेगों को देखकर मात्र अनुभूति ही नहीं अपितु तद्वत व्यवहार करता है। जैसे श्री BN झा ने बताया कि अपने संवेगों या संवेदनाओं के प्रति दूसरों की सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त करने की सक्रिय प्रयास करने की प्रवृत्ति को सक्रिय सहानुभूति कहते हैं। और निष्क्रिय सहानुभूति यानी
पैसिव सिंपैथी क्रियात्मक पक्ष का अभाव होता है और यह मौखिक एवं कृत्रिम होती है। यानी उसके बाद से जो होती है वैयक्तिक सहानुभूति, किसी व्यक्ति की प्रसन्नता को देखकर उसके साथ प्रसन्नता व्यक्त करना, ये जो है व्यक्तिक सहानुभूति है। और सामूहिक सहानुभूति कलेक्टिव सिंपैथी, श्री पीडी पाठक ने बताया कि यह सहानुभूति एक समूह के सब व्यक्तियों द्वारा कम या अधिक मात्रा में किसी घटना या परिस्थिति के प्रति व्यक्त की जाती है। जैसे बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते समय या सुनामी लहर आई थी, उस पीड़ितों को सहायता करते समय सहानुभूति के प्रकार के संबंध और संदर्भ में स्पष्ट होता है कि सक्रिय निष्क्रिय व्यक्ति एवं सामूहिक सहानुभूति के द्वारा बालक के शिक्षा या शिक्षा व्यवस्था को प्रगतिशील बनाया जा सकता है। जैसे सामूहिक सहानुभूति कहां पर होती है? जैसे अभी अभी आपका एक कार्यक्रम हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या में, भगवान राम का भव्य मंदिर बना। तो भव्य मंदिर बना तो उसमें चंदा इकट्ठा किया गया, यानी सबने सहयोग किया, सब लोगों की आस्था उससे जुड़ी। तो ये क्या है? यही जो है सामूहिक सहानुभूति है। यानी एक समूह, पूरा समूह जो है किसी कार्य के प्रति अपना सिंपैथी व्यक्त करे तो वो सामूहिक सहानुभूति है। अब जो है सहानुभूति के शिक्षा में महत्व क्या है? तो सहानुभूति के द्वारा अध्ययन अध्यापन क्रम सुचारू रूप से चलता है। दूसरा है सहानुभूति के कारण प्रेम स्नेह सहयोग की भावना का विकास होता है। तीसरा जो है सहानुभूति के कारण बालक कर्तव्य परायण को मान्यता देता है। चौथा यह है कि सहानुभूति के माध्यम से बालक का सांवेगिक विकास किया जा सकता है। पांचवा है सहानुभूति के माध्यम से नैतिकता चरित्रता क्रियाशीलता तत्परता इसका विकास किया जा सकता है। और सारा का सारांश ये है कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से बालकों की समस्याओं का समाधान करना संभव है और इसके द्वारा बालक के हृदय के भावों को खोलकर सामाजिक विकास किया जा सकता है, उसमें सामाजिक गुणों को विकसित किया जा सकता है। अतः शिक्षक में सहानुभूति भाव या गुण को पाया जाना नितांत आवश्यक है और इसके अभाव में अध्यापक शिक्षक पद का अधिकारी नहीं है। यानी जिस अध्यापक के पास सहानुभूति न हो, बच्चे के प्रति सहानुभूति व्यक्त न करता हो, तो उसको अध्यापक बनने का कोई अधिकार नहीं। यानी अध्यापक आप बने हो तो बच्चों के साथ सहानुभूति रखनी पड़ेगी और जो बच्चों के साथ सहानुभूति रखता है वही एक सफल अध्यापक होता है। दूसरी बात आती है संकेत। तो संकेत जो है सामाजिकता की भावना का ज्ञानात्मक पक्ष है। संकेत या सुझाव एक प्रकार से मानसिक प्रक्रिया है और संकेत को बताते हुए श्री आदित्य नारायण तिवारी ने बताया कि संकेत दूसरे के विचारों का अनुकरण है। श्री राम बाबू गुप्त ने बताया कि मनोवैज्ञानिक रूप से सुझाव वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके कारण कोई व्यक्ति दूसरे के विचारों को अतार्किक ढंग से स्वीकार कर लेता है। जैसे यदि किसी बालक की मां यह कहती है कि बेटा वहां बिल्ली बैठी है मत जाना, तो बालक जो है मां का दिया हुआ सुझाव क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। अब यह संकेत जो है, देखिए संकेत का बहुत ही जीवन में प्रभाव है। जैसे हम लोग ये स्पेशल फील्ड में बच्चों को जो शिक्षा देने का काम करते हैं उसमें संकेत के द्वारा ही करते हैं। सी कैसे बनाओगे? तो ऐसे हाथ बना दिया,
तो ऐसे सी डी आई हर अक्षरों का संकेत है। उसी तरह से शहर में भी है कि आप किसी चौराहे को क्रॉस कर रहे हो या तिराहे पर गए हो तो वहां पर लाल पीली नीली बत्तियां लगी होती हैं। तो जब लाल बत्ती जलती है तो आप क्या कहते हो, गाड़ी लाल बत्ती जल गई है, आगे मत बढ़ो, खतरा है, रुक जाओ। पीली बत्ती जो है, पीली बत्ती कि अब तैयार हो जाओ, नीली ये तैयार होने का संकेत देती है। और जब हरी बत्ती जलती है तभी आप आगे बढ़ते हैं। वहां कोई आपको बताता नहीं है, केवल संकेत के द्वारा यह कार्य होता है। तो आपका जो है, चूंकि ये सौभाग्य भी है कि आप विशेष शिक्षक हैं, तो विशेष शिक्षक को संकेत के रूप में बहुत सारी चीजें जो है आपको बतानी है, और यह बच्चों को संकेत के द्वारा ही देंगे तो उनके लिए ग्राह्य भी होगा। जैसे छोटे बच्चों को है ऐसे हाथी जैसा सूंड बना लेना, हाथी जैसे झुक जाना, ऐसे करके अध्यापक सिखाता है, तो ये सब संकेत है। अब ये संकेतों का प्रकार, तो संकेत के प्रकार में जो है भाववाचक सुझाव है। इस संकेत का संबंध अचेतन मस्तिष्क से है। मंदिर में आरती देखकर हाथ अपने आप ताली बजाने या नमस्कार करने लग जाता है। यानी जब ही आरती शुरू हुई तो आपको ये कोई नहीं कहता है कि ताली बजाओ, गाना गाओ, आरती गाओ और भगवान में रम जाओ, कोई नहीं कहता है। आरती करने वाला आरती कर रहा है, आप मगन हो जाते हो। तो ये क्या है, भाव चालक सुझाव। दूसरा प्रतिष्ठा सुझाव, इसका संबंध मानव की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। भगवान राम के स्वरूप को विश्व में क्या है, आदर्श माना जाता है। आत्म संकेत, इसमें आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया की ही तरह व्यक्ति अपने आप को आदेश, संकेत या सुझाव देता है। व्यक्ति स्वयं क्रियाशीलता के लिए संकेत देता है, प्रगतिशील भी बनाता है। चौथी बात आती है सामूहिक संकेत। यानी सामूहिक संकेत एक व्यक्ति के लिए किसी समूह विशेष से दिया जाता है अथवा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा एक समूह या वर्ग को दिया जाता है। आंदोलन के समय संकेत या सुझाव पर छात्र जो है ये उपद्रव तक भी कर देते हैं। जैसे हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उस समय भी ये संकेत बने थे कि यह संकेत हम बोलेंगे तो सारे लोग आक्रमण कर दीजिएगा, ये संकेत बोलेंगे तो भाग जाना है, छिप जाना है। उसी तरह से जैसे आज हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तो राष्ट्रीय ध्वज का संकेत आते ही हमको देश प्रेम की भावना अपने आप जग जाती है, और वह संकेत कि यह मेरा राष्ट्रीय ध्वज है या मेरा अपना तिरंगा झंडा है, वह राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, गौरव की बात है और यह हमारे संकेत है। इन संकेतों को जान करके हम गौरवान्वित हो जाते हैं। तो ये सब सामूहिक संकेत है सबके लिए। उसके बाद से प्रतिषेध संकेत, जो संकेत दिया जाता है वह उसके व्यतिरेक पक्ष, विपरीत पक्ष को ही मानता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वास्तविक कार्य के लिए भी अवास्तविक संकेत दिए जाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद है प्रत्यक्ष सुझाव। इस सुझाव में लक्ष्य को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है। शिक्षक को उपदेश, आज्ञा तथा विज्ञापन द्वारा सूचना जो है इसका उदाहरण है प्रत्यक्ष सुझाव का। अप्रत्यक्ष सुझाव, तो इसको श्री पीडी पाठक ने बताया कि इस सुझाव में लक्ष्य को स्पष्ट नहीं किया जाता है, इसके विपरीत इस प्रकार की भूमिका बनाई जाती है कि लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। जैसे होशियार बच्चे यदि कोई फिल्म देखना चाहते हो तो वो उसे देखने की स्पष्ट मांग न कर करके कहेंगे कि राम श्याम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो ये आप कहते हैं कि नजर कहीं निशाना कहीं, तो वह आपका जो है अप्रत्यक्ष सुझाव है। जैसे रामायण में भी ये मिलता है
कि विश्वामित्र जी जब वन में हैं तो रामचंद्र को मन में इच्छा हुई थी जनकपुर देखने के लिए, लेकिन विश्वामित्र जी से ये नहीं कहे कि मुझे जनकपुर देखने जाना है। उन्होंने वहां पर तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ है कि नाथ लखनपुर देखन चाहूं, अब प्रभु संकोच डर प्रगट न कहूं, जो राउर आए समय पाऊं, नगर घुमाए तुरत ले आऊं। ये तुलसीदास ने लिखा है। यानी जाना चाहते हैं राम, लेकिन विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हे भगवान, लक्ष्मण जो है जनकपुर देखना चाहता है, लेकिन आपके संकोच से कुछ कह नहीं रहा है। अगर आप आज्ञा देते तो मैं इसको नगर घुमा करके लेकर आ जाता। यानी देखिए, जाने की इच्छा राम को थी, लेकिन संकेत किसे दिया गया? लक्ष्मण को। तो ये जो है अप्रत्यक्ष संकेत है। उसी तरह से सकारात्मक सुझाव, इस संकेत के माध्यम से किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। और उसके बाद है नकारात्मक सुझाव। इस सुझाव की विशेषता है नकारात्मकता की भाषा में संकेत दिया जाता है। यहां खेलना मना है, फूल तोड़ना मना है। संकेत के प्रकार के संबंध में जो ऊपर लिखित विवेचन से स्पष्ट होता है कि इसमें सकारात्मक नकारात्मक संकेत के साथ ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तथा सामूहिक संकेत एक आत्म संकेत द्वारा शिक्षण क्रम को विकसित कर सकते हैं। अब जो है संकेत का शिक्षा में महत्व क्या है? तो संकेत के द्वारा नवीन विचार ज्ञात करने में सहयोग प्राप्त होता है। विविध विषयों के शिक्षण के साथ साहित्य शिक्षण में सहयोग होता है। ऐतिहासिक तथ्यों के ज्ञान में सहयोग होता है। वातावरण के सहयोग में सहायता मिलती है। रुचियों के साथ मानसिक चारित्रिक प्रवृत्तियों का विकास होता है। व्यक्तित्व का निर्माण में सहयोग करता है। गुरु शिष्य संबंध के साथ अनुशासन स्थापित करने में सहयोग करता है। जैसे क्लास में है, आप कहते हैं ऐसा संकेत कर दिए, यानी बच्चा समझ जाता है। क्या कर दिए? या आप कह दिए चुप रहना, यानी गुरु और शिष्य के संबंध को भी यह स्थापित करने में सहयोग करता है। बालकों में सुझाव प्राप्त करने की प्रवृत्ति का सहयोग होता है। बालकों को नवीन विचार एवं नवीन तथ्य के ज्ञान कराने में सहयोग देता है। तो ये आपका है संकेत। अब जो है अगला है अनुकरण। तो सहानुभूति, संकेत तथा अनुकरण के ये एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। सहानुभूति एक इस प्रकार का माध्यम है जिसके माध्यम से हम दूसरे के भाव का अनुकरण करते हैं। संकेत द्वारा दूसरे के विचारों का अनुकरण करते हैं और अनुकरण द्वारा दूसरे की क्रियाओं का अनुकरण करते हैं। तो यह है अनुकरण के अर्थ के विषय में। अनुकरण के लिए किया गया एक अनुकरण है और यह अनुकरण स्वउद्देश्यता से पूर्ण होता है। जैसा कि डॉक्टर राम नरेश मिश्र ने बताया कि अनुकरण एक प्रतिक्रिया का दूसरा रूप है जो प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिक्रियात्मक कार्य कराती है। जैसे छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा है वो कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन अनुकरण सबसे अधिक करता है। तो छोटे बच्चे को आप ध्यान दीजिएगा, दिए भी होंगे कि जब छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं क्या चुप रहो, तो वो भी कहता है क्या चुप रहो, यानी आपकी बातों को क्या करता है? अनुकरण करता है। अगर आप गाली देते हो तो वो भी अनुकरण करता है। आप कहते हैं क्या मुंह बंद, तो वो भी कहता है मुंह बंद, करेगा नहीं। यानी क्रिया की प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं और ये अनुकरण है। मैकडूगल ने बताया कि अनुकरण की प्रवृत्ति का अनुप्रयोग एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की क्रियाओं तथा शारीरिक व्यवहारों को नकल करने के संबंध में किया जा सकता है। अनुकरण के नियम, तो अनुकरण के 4 नियम हैं। पहला है उन्नत से अवनत का नियम, यानी छोटे लोग बड़े लोगों का अनुकरण करते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। बालक बड़ों का, गरीब धनी का,
इसमें कहा भी गया है महाजनो येन गतः सपंथः। संस्कृत में कहा गया है कि जिस मार्ग से बड़े लोग जाएं उसका अनुकरण करना चाहिए। यानी संस्कृत में यही महाजनो येन गतः सपंथः, यानी बड़े लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग जिस मार्ग से जाएं उस मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। अब यह जो है आपका उन्नत से अवनत का नियम, यानी गरीब से अमीर की तरफ। दूसरा जो है अभ्यंतर से बाह्य का नियम। तो पहले संकेत को आत्मसात किया जाता है, बाद में उसे व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अगला तीसरा जो है वो है सिद्धांत का नियम। संकेत देने वाले के सुझाव का सिद्धांत रूप में मान्यता दी जाती है, बाद में उसे व्यवहार दिया जाता है। चौथा जो है अनुकरण की गति का नियम, यानी किसी विशेष अवस्था में अनुकरण तत्काल कर लिया जाता है। कई बार अनुकरण की गति मंद होती है। चलचित्र की वेशभूषा, गीत संगीत का, यह तुरंत अनुकरण कर लिया जाता है। यानी अनुकरण की गति का नियम, जैसे आप किसी सिनेमा को देखते हो तो उस सिनेमा में कौन किस तरह का किरदार निभा रहा है और उसमें विशेष रूप से जो हीरो हीरोइन होते हैं उसके किरदार को जल्दी आप याद कर लेते हो, उसका अनुकरण भी करने लगते हो। या कोई गाना सुनते हो तो वो कैसे गाया है उसको आप गाने के लिए प्रयास करने लगते हो, और बहुत लोग तो एकदम हूबहू उसका अनुकरण कर लेते हैं, उसी आवाज में निकाल भी देते हैं। तो ये जो है अनुकरण का गति नियम है। अनुकरण के प्रकार, तो अनुकरण के प्रकार में जो है अनेक प्रकार हैं। पहला जो है वो है अज्ञात अनुकरण। तो पंडित श्रीधर त्रिपाठी ने बताया कि बालक अज्ञात रूप से वातावरण से परिचय प्राप्त कर अनुकरण करता है। खान पान, रहन सहन, भाषा व्यवहार इत्यादि बालक सहज रूप से ही सीखता है। तो अज्ञात अनुकरण, उसके बाद ज्ञात अनुकरण, यानी प्रयास द्वारा विवेकपूर्ण प्रक्रिया द्वारा किया गया अनुसरण ज्ञात अनुकरण माना जाता है। बालक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस अनुकरण को करता है। सहानुभूति जन अनुकरण, तो इसे सहानुभूति जन अनुकरण में ज्ञानात्मक पक्ष की जगह भावात्मक पक्ष प्रधान होता है। तो सहानुभूति जन अनुकरण क्या है? हमारी किसी ने मदद किया तो मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए, या हमारी किसी ने मदद किया तो हमें भी किसी दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो ये जो है आपका सहानुभूति जन अनुकरण है। विचार जन्य अनुकरण, श्री आदित्य नारायण तिवारी ने बताया कि इस क्रिया में पहले कोई विचार आता है और फिर उस विचार का बाह्य प्रकाशन शारीरिक क्रियाओं द्वारा तत्काल होने लगता है। उसके बाद जो है विवेकपूर्ण अनुकरण है, प्रतिभा अथवा विचारहीन अनुकरण है, अर्थहीन अनुकरण है, और उसी के साथ इस अनुकरण का शिक्षा में महत्व क्या है? तो अनुकरण का शिक्षा में जो महत्व है ये है कि पहला चीज कुशलता, व्यवहारिकता, सक्षमता की प्राप्ति होती है। दूसरा मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदर्शों की उपलब्धि होती है। स्पर्धा, प्रतियोगिता उत्पन्न करने के साधन है। आत्माभिव्यक्ति एवं व्यक्तित्व निर्माण का साधन है। श्री राम बाबू गुप्त ने अनुकरण का शिक्षा में महत्व इस संदर्भ में भी स्पष्ट किया। विद्यालय में अच्छे वातावरण का निर्माण कर बालकों का शिक्षा देना, यह अनुकरण के द्वारा ही होगा कि उससे यहाँ बड़ी इस तरह की व्यवस्था है तो मेरे यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था की जाए, तो उससे लाभ मिलता है। सामाजिक एकता का ज्ञान होता है। विद्यालय में नैतिकता का व्यवहार, यानी अनुकरण की प्रक्रिया भी शिक्षा की तरह शाश्वत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। प्रारंभिक अवस्था में क्रियात्मक शारीरिक अनुकरण की व्यवस्था करके बाद में बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के
सामान्य विकास के साथ मानसिक अनुकरण की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे बालक के व्यक्तित्व विकास भी समुचित रूप से होगा। अब इसके बाद जितनी बातें हम लोगों ने अभी तक जाना और मैंने उसको बताने का प्रयास किया, अब उन्हीं पर हमारा जो है प्रश्न और उत्तर है। उस प्रश्न और उत्तर को आप सोचने का प्रयास करिएगा और बताने का प्रयास करिएगा। तो आपका जो है पहला प्रश्न जो है कि कल्पना क्या है? कल्पना क्या है? तो कल्पना जो है यह आपके मन की एक प्रक्रिया है। मन की एक प्रक्रिया है। दूसरा है कि किसे कहा जाता है मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति। तो महत्वपूर्ण शक्ति की क्या है? कल्पना है। तो कल्पना के लिए इसमें क्या लिखा है? इमेजिनेशन, इंग्लिश दे दिया है। अगला प्रश्न जो है इमेजिनेशन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसे है कि ये सभी मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न आपका है इमेजिनेशन की किस धारणा ने मानव जीवन को बदला है? तो वो है विकल्पता। देखिए इमेजिनेशन यह आपका कल्पना है। अगला प्रश्न जो है इमेजिनेशन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो वो है व्यवसायिक क्षेत्र। अगला प्रश्न जो है इमेजिनेशन का नुकसान क्या है? यानी समस्याओं का निर्माण। अगला प्रश्न जो है शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिक्षा जो है ज्ञान और नैतिकता का प्राप्तिकरण। अगला है शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो समाज के उत्थान के लिए। अगला प्रश्न शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो शिक्षकों के अलावा सभी। शिक्षा के लिए विभिन्न शैक्षिक प्रणाली कौन कौन सी है? तो निजी और सार्वजनिक शैक्षिक प्रणाली। अगला जो है शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो यह है विचारशीलता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। अगला है शिक्षा का प्राथमिक साधन क्या है? तो वो है गुरु। अगला प्रश्न है आपका सामान्य प्रवृत्तियां क्या होती हैं? तो एक समाज में सामाजिक रूप से स्वीकृत किए गए आचरण और धारणाओं का समूह। अगला जो है सामान्य प्रवृत्तियों के लक्षण क्या होते हैं? तो यह है एक समूह में विभिन्नता का अनुपातिक संरक्षण। अगला प्रश्न जो है सामान्य प्रवृत्तियों का महत्व क्या है? तो समाज के एकता और विकास के लिए। अगला है सामान्य प्रवृत्तियों का उदाहरण क्या है? तो समाज में समानता का समर्थन। अगला प्रश्न आपका सामान्य प्रवृत्तियों की प्रक्रिया क्या होती है? तो समाज में स्वीकृति की प्रक्रिया। अगला जो है सामान्य प्रवृत्तियों का परिणाम क्या होता है? तो समाज में विश्वास और एकता। अगला प्रश्न जो है संकेत का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है?
तो समस्या का हल करने के लिए। अगला प्रश्न है संकेत क्या होता है? तो अव्यक्त सूचना है ये। अगला है संकेत के माध्यम से क्या सामग्री संचित होती है? तो वह है विषय। अगला है संकेत का उपयोग किस प्रकार की स्थिति के लिए किया जाता है? यानी आपातकालीन स्थिति में। अगला प्रश्न है संकेत का मूल उद्देश्य क्या है? तो संकेत का मूल उद्देश्य खोज। अगला है संकेत के लिए जरूरी है कि वे क्या हो? संकेत कैसा होना चाहिए? अभिव्यक्ति होना चाहिए। संकेत की अभिव्यक्ति बढ़िया होगी, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। अनुकरण का क्या अर्थ है? तो अनुकरण क्या है? नकल करना है। जैसा वो व्यक्ति कर रहा है वैसा ही कर देना, यह अनुकरण है। अगला प्रश्न है अनुकरण किसे कहा जाता है? तो अनुकरण जो है एक व्यक्ति का कार्य, इसी को अनुकरण किया जाता है। अगला है अनुकरण के माध्यम से क्या होता है? तो अनुकरण के माध्यम से होता है सीखना और समझना। अगला है अनुकरण क्या प्रकार की किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अनुकरण जो है पुनरावृत्ति, बार बार उसी चीज को दोहराना, यह पुनरावृत्ति है। अगला प्रश्न जो है यह है अनुकरण का महत्व क्या है? तो अनुकरण का महत्व है सामाजिक व्यवहार। और अगला प्रश्न है अनुकरण के फायदे में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जैसे अनुकरण स्वतंत्रता की कमी, तो ये नया संवेदनशीलता। तो इस तरह से आपका आज के क्लास में इन चीजों को बताने का हमने प्रयास किया। ये प्रश्न उत्तर बताने का भी प्रयास किया। आप जो है परीक्षाओं में जाएंगे तो इस प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उसका उत्तर आपको देना होता है। कम से कम 4 प्रश्न आपको 4 नंबर का ये आते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न। हमको उम्मीद है कि इन प्रश्नों का लाभ आप लोगों को निश्चित मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए इस उद्देश्य से कि आपसे आग्रह भी करता हूँ कि आप जो है अगर किसी बात को आपको स्पष्टता न हुई हो या किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस हो रही हो, तो ये आपका YouTube चैनल का कमेंट बॉक्स है, उसमें जरूर अपना विचार लिखिएगा और लिख करके भेजने का प्रयास करिएगा। मैं उसको समाहित करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास यहीं पर विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। हे विशाल, अरे भैया जल्दी बंद करो, रखे बंद करो, हमारे साथ बनो नहीं खाओ, बैटरी डाउन हो गई भैया तक, बंद करो, बंद करो, बंद करके जल्दी मोबाइल वाला भैया तक।